Welcome to Delta Academy. Good morning friends. Today's we are discussion about erosional work of wind. अर्थात आज की जो क्लास है वो हमारी पवन द्वारा अपर्दनात्मक कार्यों से संबंधित है। दोस्तों, हवा जो है जब किसी स्थल पर जो पृथ्वी का सरफेस है वहाँ पर दो स्थान अगर ऐसे हों जहाँ पर अलग अलग दाबांतर हों, प्रेशर डिफरेंस हो, तो हवा जो है मैक्सिमम प्रेशर से मिनिमम प्रेशर की ओर फ्लो करना शुरू कर देती है। हवा का मतलब जो होता है वो एटमॉस्फेरिक जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के, उनका फ़्लो है। तो हवा का जो फ़्लो होता है, जो गैस का फ़्लो होता है, वो प्रेशर डिफरेंस के कारण हो पाता है। और इस प्रकार का जो अगर हम इरोजनल वर्क की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एयर से, तो ये जो है जो हमारे जो मरुस्थल हैं, जो डेज़र्ट हैं, उनमें अधिक देखने को मिलता है। आप लोगों को पता होगा कि विश्व में जो प्रमुख मरुस्थल प्रदेश हैं उनको हम 4-5 तरीके से पढ़ते हैं। जैसे सहारा मध्य एशिया के प्रदेश हैं, उसके अंतर्गत सहारा रेगिस्तान, अरेबियन रेगिस्तान और भारत का थार मरुस्थल, काराकुम, किजिलकुम या फिर तकलामकान, या फिर चाइना में ही जो गोबी मरुस्थल है, उस टाइप के मरुस्थल जो है वो सारा मध्य एशिया के मरुस्थल कहलाते हैं। और दूसरा जो प्रदेश है वो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, जिसमें आप लोगों को ज्ञात होगा कालाहारी, नामी और कारू जो मरुस्थल है उसका संबंध है। और इसी प्रकार से हम दक्षिण अफ्रीका अमेरिका में अगर हम जो फेमस मरुस्थल है उन पर बात करते हैं, तो उसमें अटाकामा जो चिली में पाया जाता है, और पेंटागोनिया जो पेरू तट के सहारे पाया जाने वाला मरुस्थल है, वो दक्षिणी अमेरिका से संबंधित एक पर्वतीय मरुस्थलीय क्षेत्र है। अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं, तो उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले जो मुख्य जो मरुस्थल क्षेत्र हैं वो कैलिफोर्निया, एरिज़ोना में जो पाया जाने वाला मोजेव है, और मेक्सिको में जो पाया जाने वाला मरुस्थल है उसका नाम सोनोराम करके पाया जाता है। और इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले जो सैंडी, ग्रेट सैंडी और विक्टोरिया, इस टाइप के जो मरुस्थल हैं वो 5वें स्थल के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, ये जो मरुस्थल हैं इसमें अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती हैं, जो पवन के द्वारा जो इरोजनल वर्क होता है उसके द्वारा ये सब चीज़ें संभव हो पाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो इरोजनल वर्क ऑफ विंड्स है। आइए चलते हैं इसमें, ये इरोजन जो है वो किस कारण से होता है और इसमें जो कार्य हैं वो किस प्रकार के हैं। अगर हम एयर के कामों की बात करते हैं, हवा के द्वारा जो काम हैं उसकी बात करते हैं, तो उसमें हवा जो है डिफ्लेशन के द्वारा अपर्दन करती है, अब्रेजन या कोरिजन के द्वारा करती है, या एट्रिशन के द्वारा, जिसे हम सन्निघर्षण के रूप में जानते हैं, उसके द्वारा करती है। अगर हम डिफ्लेशन की बात करते हैं, अपवाहन की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत जो हवाएं हैं वो चट्टान जो चूर्ण होते हैं उनको उड़ाकर ले जाती है, अपर्दन का कार्य करती है। और जो ये डिफ्लेशन वर्ड है, डिफ्लेयर से लिया गया है, जो लैटिन वर्ड्स है, और इसका मतलब होता है उड़ाना। और ये एक मैकेनिकल वेदरिंग क्रिया होती है, जिसमें जो चट्टानें होती हैं वो ढीली पड़ जाती हैं, और फिर हवाओं के द्वारा, जो तेज़ हवाएं होती हैं उनके द्वारा ये उठाकर ले जाती है। कई बार इस प्रक्रिया के द्वारा बहुत गहरी जो गर्त हैं, जो ट्रेंच हैं, वो बन जाते हैं। जैसा कि मिस्र देश में अगर हम बात करते हैं इजिप्ट की, तो इजिप्ट में एक कतारा गर्त पाया जाता है, और ये जो सी लेवल है उससे 420 फीट गहराई में मिलता है, और इसका जो काम है वो डिफ्लेशन के द्वारा ही ये निर्मित हो पाया है। अब हम बात करेंगे अब्रेजन की। अब्रेजन में तेज़ हवाएँ चलती हैं, और ये जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो ये रेत और धूल के कणों को अपने साथ ले जाती हैं और अपर्दन करती हैं। रेत के कणों से युक्त जो पवन होती हैं वो चट्टानों को इस तरह से घिस देती हैं, जिस तरीके से एक सैंड पेपर जो है लकड़ी को घिसता है, और इस प्रकार से इस तरीके का जो अपर्दन है वो देखने को मिलता है। दोस्तों, ये इसमें याद रखने वाली बात है, जो अब्रेजन है वो पृथ्वी के सरफेस पर नहीं होता है, बल्कि ये लगभग उससे 6 फीट की ऊंचाई पर होता है, और ये बहुत अधिक ऊंचाई पर भी नहीं होता है। इसका जो ऊंचाई का संबंध है वो कम है, अर्थात ये पृथ्वी के सरफेस से थोड़ा ऊपर और बहुत ऊपर नहीं होता है। तो अब्रेशन इस कारण होता है। अब हम बात करेंगे एट्रिशन की। तो एट्रिशन जो होता है वो सन्निघर्षण जो होता है वो बहुत तेज़ हवाओं के द्वारा जब
जो रॉक्स के पार्टिकल हैं या धूलिकण है, जो मार्ग में पड़ने वाली जब चट्टानें होती हैं उनको रगड़ते हुए चले जाते हैं, और इस रगड़ से जो है एक जो सेल कण होते हैं वो टूट कर छोटे छोटे कणों में बट जाते हैं, और इस प्रकार से कई आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये सन्निघर्षण कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं। जो पवन अपरदन है हमारा, उसको प्रभावित करने वाली जो दशाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो हम बात करेंगे यहाँ पर विंड वेलोसिटी की। जितनी तेज़ वो गति कर रही होगी उतनी तेज़ अपरदन होगा। इसी साथ साथ में हवाओं में मिलने वाली जो रेत और धूलिकण हैं उनकी मात्रा कम होगी तो कम अपरदन होगा, अधिक मात्रा होगी तो अधिक अपरदन होगा। साथ ही साथ अगर वो बारीक होंगे तो कम अपरदन करेंगे, अगर मोटे होंगे तो ज़्यादा अपरदन करेंगे। सेल संरचनाओं पर भी अपरदन जो है वो डिपेंड करता है। अगर हम बात करते हैं सेल संरचनाओं की, जो रॉक्स की स्ट्रक्चर है वो अगर बहुत हार्ड है तो अपरदन कम होगा, लेकिन अगर वो सॉफ्ट है तो अपरदन जो है अधिक हो जाएगा। और अगर हम जलवायु की बात करते हैं तो रेगिस्तानी भागों में जैसे आप लोग देखते होंगे दिन में अधिक ताप होता है और रात में जो है अपेक्षाकृत कम ताप होता है। इस कारण से क्या होता है, जो रॉक्स होती हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, संकुचन होता है और एक्सपेंशन होता है, यानी कि विस्तार होता है। इस रसाकसी टाइप की जो प्रक्रिया होती है दिन रात में, उसके कारण जो है चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं और उनका जो मैकेनिकल विदरिंग है वो संभव हो पाता है। तो दोस्तों इस प्रकार के जलवायु जो है वो भी जो है जो पवन का अपरदन है उसका काम आसान कर देती है और बाद में वो उठा कर ले जाती है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अगर हम पवन अपरदन से निर्मित जो आकृतियां हैं उनकी बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफ्लेशन बेसिन की। जैसे मैंने अभी बात की थी, जो इजिप्ट में पाए जाने वाले बेसिन हैं तो वो वहाँ से उठाई गई मिट्टी के कारण होता है। और इस प्रकार की सहारा रेगिस्तान में या कालाहारी या मंगोलिया या जो संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे यूएस के रूप में जानते हैं, उनमें इस प्रकार के अनेक ऐसे बेसिन पाए जाते हैं जहाँ से हवाओं ने मिट्टी उठा उठा करके वो दूर फेंक दी गई है। इसी प्रकार का एक उदाहरण है जो हमारा ग्रेट प्लेन्स है अमेरिका का, वहाँ पर लघु आकार वाली जो अपवाहन बेसिन हैं वहाँ पर उनको हम बफेलो वालोस या मंगोलिया में हम पांग कियांग के रूप में उनको जानते हैं, इस प्रकार के बेसिन को। अगली जो आकृति है वो हमारी इंसेलबर्ग है। इंसेलबर्ग का संबंध जो है उसका जर्मनी भाषा से मतलब है, और इसका मतलब होता है पर्वत या फिर कोई आइलैंड या फिर कोई द्वीपीय पर्वत इस टाइप का। तो दोस्तों ये जो इंसेलबर्ग हैं छोटे छोटे पर्वत बन जाते हैं, और इनका जो जैसे कालाहारी की हम बात करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे इस प्रकार के इंसेलबर्ग पाए जाते हैं। और कुछ लोगों का मानना था कि इंसेलबर्ग जो है लास्ट जो मरुस्थल हैं उनकी एक निशानी होती है कि ये अंतिम रूप है मरुस्थल का, लेकिन ये बात सही नहीं है। आगे कुछ और छत्रक, जैसे हम छत्रक शिला की बात करते हैं, मशरूम रॉक की बात करते हैं, तो जैसी मशरूम होती है ये एक टाइप का जो कवक होता है उस प्रकार की दिखाई देता है, और एक छतरी के समान जैसे अम्ब्रेला होता है वैसे ये बन जाती है, इसलिए हम मशरूम रॉक के रूप में कहते हैं। दोस्तों छत्रक शिला को सहारा रेगिस्तान में गारा कहा जाता है, जबकि जर्मनी में इसे फिट्सफेल्सन के नाम से जाना जाता है, और इसी तरीके से इसे कहीं कहीं पर इसे पेडिस्टल सेल भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे डिमोजिस। जो डिमोजिस सेल्स हैं ये भूस्तंभ हैं, मतलब एक तरीके से जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो एक खंबा है उस तरीके से दिखाई देता है। शुष्क प्रदेशों में जहाँ पर ये असंगठित और कोमल जो सेल होती हैं उनके ऊपर कठोर और जो प्रतिरोधी सेल होती है उसका आवरण होता है, और इस आवरण के कारण ये जो नीचे की जो कोमल सेल होती हैं वो अपरदन नहीं हो पाती हैं, ऊपर कठोर और आवरण वाली जो सेलें होती हैं उनको संरक्षण प्रदान करती हैं। इस तरीके से जो है एक पोल के रूप में ये दिखाई देती हैं। जुगैन जो होता है वो एक तरीके से जो दवात होती है उस प्रकार की आकृति दिखाई देती है, और यार्डन जुगैन का उल्टा होता है। दवात का मतलब होता है इंक पॉट। पुराने टाइम में बच्चे जो हैं इंक पॉट में इंक भर कर ले जाते थे, और उसका ऊपर का जो ढक्कन वाला हिस्सा होता है वो छोटा सर्कुलर होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और नीचे का जो होता है रेक्टेंगुलर कोनिक फॉर्म में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की जो आकृति है वो जुगैन कहलाती है, जिसका संबंध इंक पॉट से संबंधित है, इंक पॉट की आकृति से संबंधित है, और यार्डन जो है उसका उल्टा होता है। वहीं ट्राइकेंटर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो पथरीले मरुस्थल हैं वहाँ में सतह
पर बड़े बड़े शिलाखंड पर जो पवन है वो खरोंच पैदा हो जाती है और इस प्रकार से एक नक्काशी टाइप की आकृति पैदा होती है और इस टाइप का वो मिलता है। और भी कुछ इस प्रकार की जो आकृतियां हैं जो पवन अपर्दन के द्वारा उत्पन्न होती हैं, जैसे जालीदार शिला जिसे हम स्टोन लेटिस कहते हैं, या फिर कुछ ब्रिज आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग जो मूवी सॉन्ग होते हैं उसमें कुछ ऊपर जो पुल की तरह दिखाई देने वाली हैं या फिर खिड़की की तरह उस टाइप के भी निर्माण होते हैं। तो आगे चलते हैं और जो ये रॉक्स हैं ये किस तरीके से दिखाई देती है हम इसके बारे में बात करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपको आकृति दिखाई दे रही है उसका संबंध जो है हमारा जो पाए जाने वाला इंसेलबर्ग है वो है। अगर हम दूसरी बात करते हैं तो ये हमारा छत्रक है यानी कि मशरूम रॉक है, और यहाँ पर ये सब एक साथ दिखाई दी गई हैं। आप यहाँ पर जुगैन देखेंगे, जुगैन कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, और जो डेमोलिसिस यानी कि भू स्तंभ है वो आपको साइड में दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों इस प्रकार का जो पवन के द्वारा उत्पन्न कार्य है वो हो रहा है, और मुझे आशा है कि आप लोग ये जो क्लास है आप लोगों के लिए लाभान्वित रही होगी। आगे ही इसी प्रकार से फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित और कुछ रोचक तथ्यों के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय, टेक केयर।